शुरुआत में हम कुलीन नाम के एक हैंडसम लड़के को देखते हैं जिसे हमेशा अपना चेहरा छिपा कर रखना पड़ता है। अगर किसी लड़की ने उसे देख लिया तो वो उसके प्यार में दीवानी हो जाती है। कुलीन को ये सब अच्छा नहीं लगता। वो अपना ज्यादातर समय घर पर ही गुजारा करता था। वो मास फैमिली का छोटा बेटा है और इस फैमिली को खुदा ने गुड लुक्स से तराशा था। कुलीन बताता है कि उसका बड़ा भाई ओकिस भी काफी ज्यादा हैंडसम है, जो सोशल मीडिया पर बहुत फेमस है। उसके मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं। बेशक ये उसके लुक्स की वजह से है, जिससे हजारों लड़कियां उस पर मरती हैं। और ओकिस लोगों की डेट करवाने में भी मदद करता था। ओकिस के डैड, जिनका नाम पार्कर है, उन्हें हार्ट ब्रेकर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने जवानी के दिनों में 1200 लड़कियों को डेट किया था। ओकिस उनका ये रिकॉर्ड तोड़ना चाहता था, लेकिन जब पार्कर की मुलाकात जेसिका से हुई तो सब कुछ बदल गया। जेसिका भी बेहद खूबसूरत थी, जिसकी छोटी सी मुछें थी और वही उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती थी। कुलीन घर पर ही रहकर पढ़ाई करता था, मगर जब वो कभी सामान लेने के लिए बाहर निकलता तो उसके चार्म की वजह से लड़कियों की उसके पीछे लाइन लग जाती। लड़कियां इस कदर पागल हो जाती कि उनके नाक से खून निकलने लगता। कुलीन की फैमिली ये बात मान चुकी थी कि वो सब बहुत खूबसूरत है और खुदा ने उन्हें ऐसा ही बनाया है, लेकिन कुलीन को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। हर लड़की उसके हैंडसम लुक्स की वजह से उसे चाहती थी, मगर कुलीन को अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर ऐसी लड़की चाहिए थी जो उसे उसके चार्म की वजह से नहीं बल्कि सच्चे दिल से प्यार करे। यही वजह थी कि कुलीन ने घर से बाहर निकलना लगभग बंद कर दिया। वो पढ़ाई में बेहद होशियार था, पर फिर भी स्कूल नहीं जाना चाहता था और इसी वजह से उसके कोई दोस्त भी नहीं थे। उसके मोम डैड और ओकिस को यही डर सताता था कि कहीं तन्हाई की वजह से कुलीन पागल ना हो जाए। उसकी कुछ हरकतें भी अजीब थी। वो मछलियों से बातें करता और खुद के साथ ही गेम्स खेलता था। ओकिस कहता है हमें इसके लिए एक कैट खरीद लेनी चाहिए, तो उसकी मदर जवाब देती है बात इतनी आसान नहीं है, हमें इसे बाहर भेजना होगा ताकि ये लोगों से घुलना मिलना सीख सके और इसकी भी एक नॉर्मल लाइफ हो। पार्कर कहते हैं आखिर हम ऐसा क्या करें कि ये बाहर जाए। मैंने इसे कई बार नेशनल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने को कहा, लेकिन ये हर बार मना कर देता है। ओकिस कहता है मैंने भी अपनी गर्लफ्रेंड की सिस्टर के साथ इसकी डेट करवाने की कोशिश की, पर ये मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। वो कुलीन से पूछता है आखिर तुम्हें कैसी लड़की चाहिए। कुलीन जवाब देता है वो क्यूट, काइंड और समझदार होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस लड़की को मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। ओकिस परेशान हो गया। आखिर वो उसकी ऐसी लड़की के साथ डेट कैसे करवा सकता था जो उसे पसंद ही न करे। किसी भी तरीके से कुलीन को घर से बाहर भेजना मुमकिन नहीं हो रहा था। तब जेसिका डिसाइड करती है हम एक नाटक करेंगे। हम दिखाएंगे कि हम उसकी होम स्कूलिंग का खर्चा नहीं उठा पा रहे और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। रात में जब कुलीन पानी पीने बाहर आता है तो ओकिस अपने पेरेंट्स को प्लान के मुताबिक नाटक करने के लिए कहता है। मदर और डैड फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने का नाटक करने लगते हैं। वो अपनी स्क्रिप्ट के मुताबिक परेशान हुए कह रहे थे हमारे पास अब इतने पैसे नहीं है कि हम कुलीन की होम स्कूलिंग का खर्चा उठा सकें। उसके स्कूल के लास्ट सेमेस्टर का खर्चा बहुत बड़ा है, जिसके लिए हमें अपनी चीजें बेचनी होंगी और अब नाश्ते में सिर्फ तले हुए अंडे और दाल रोटी से ही गुजारा करना पड़ेगा। कुलीन ये सब सुनकर रोने लगता है। ओकिस को तसल्ली होती है कि उनका प्लान कामयाब हो गया। अगले दिन कुलीन अपने पेरेंट्स के पास रोते हुए आता है और कहता है आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा, लेकिन अब आपको मेरी वजह से चीजें बेचने की कोई जरूरत नहीं है। फाइनल सेमेस्टर के लिए मैं स्कूल जाऊंगा। ओकिस ये सुनकर बहुत खुश होता है, लेकिन कुलीन बताता है मैं सिर्फ बॉयज स्कूल में ही जाऊंगा जहाँ सिर्फ लड़के हों, ताकि मुझे लड़कियों से कोई प्रॉब्लम ना हो। जेसिका और पूरी फैमिली उसकी ये शर्त भी मान लेती है, क्योंकि अब कम से कम कुलीन बाहर जाकर अपने दोस्त बना पाएगा। अब वो दिन आ गया था जब कुलीन को स्कूल जाना था। ओकिस उसे बाइक से स्कूल ड्रॉप करने जाता है। ओकिस कहता है हेलमेट उतार दो, लेकिन कुलीन मना कर देता है, क्योंकि उसने प्लान बनाया था कि वो स्कूल में पूरे दिन हेलमेट पहनकर ही रहेगा ताकि कोई उसके चेहरे को न देख पाए और उसके चार्म से किसी को कोई परेशानी न हो। लेकिन जब वो हॉरिटसन हाई स्कूल में एंटर करता है तो उसके प्लान का उल्टा असर होता है। हेलमेट पहनने की वजह से सभी बच्चे उसे घूरने लगते हैं। कुलीन सबसे आखिरी बेंच पर बैठता है ताकि कोई प्रॉब्लम न हो। क्लास में जब टीचर पढ़ाने आती है तो एक हेलमेट पहने हुए लड़के को देखकर हैरान रह जाती है। वो उससे नाम पूछती है। कुलीन उन्हें अपने बारे में बताता है, लेकिन हेलमेट की वजह से टीचर को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। टीचर उसे हेलमेट उतारने को कहती है। कुलीन मना करता है। टीचर गुस्से में बोलती है ये कोई रेसिंग ग्राउंड नहीं है, ये स्कूल है, यहाँ तुम हेलमेट नहीं पहन सकते। कुलीन जैसे ही धीरे से अपना हेलमेट उतारता है, कुछ समय बाद एम्बुलेंस का सीन दिखाया जाता है। टीचर कुलीन का चेहरा देखकर पागल हो गई थी। वो बस मुस्कुरा रही थी, इसीलिए उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल भेजा जाता है। प्रिंसिपल परेशान थे। वो पूछते हैं ये सब कैसे हुआ। स्टूडेंट्स बताते हैं वो नया लड़का बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, जिसकी चार्मिंग लुक्स को टीचर संभाल नहीं पाई। कुलीन भी वहीं छिपकर ये सब सुन रहा था। वो बचकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी एक लड़का उसे पैर से गिरा देता है। उसका नाम सीडी था, जो इस स्कूल के बुली ग्रुप को चलाया करता था। वो स्कूल में हर नए आने वाले बच्चे को परेशान करता था। सीडी और उसके दो साथी कुलीन को स्कूल के स्टोर रूम में ले जाते हैं। जब कुलीन को होश आता है तो वो उन्हें देखकर हैरान रह जाता है। उस बुली ग्रुप में 3 लोग थे। वो खुद को एक सुपर हीरो टीम की तरह बताते हैं। उनकी टीम का नाम था 3 टाक। इस ग्रुप का लीडर सीडी था और बाकी के मेंबर्स थे इर्नो और डिकी। सीडी कहता है क्या तुम जानते हो हमने तुम्हें क्यों पकड़ा है। कुलीन जवाब देता है नहीं। सीडी बताता है हमें एक लड़की के पास मैसेज भेजना है। उसका नाम अमांडा है, जो बीबीएम स्कूल की मॉडल गर्ल है। हर साल उनके स्कूल में प्रॉम होता है, जिसके लिए हम इन्विटेशन भेजते हैं, लेकिन वो हमें कभी परमिशन नहीं देते। इसी वजह से हम 3 साल से ग्रेजुएट नहीं हो पाए। सीडी कुछ भी करके प्रॉम में जाना चाहता था। अब वो चाहता है कि कुलीन अमांडा के पास उनके प्रॉम का प्रपोजल लेकर जाए, ताकि वो उन्हें प्रॉम में आने की परमिशन दे दे, क्योंकि अमांडा सिर्फ हैंडसम बॉयज के स्कूल प्रपोजल को ही एक्सेप्ट करती है। प्रॉम दरअसल साल के आखिर में होने वाली एक डांस पार्टी होती है। वहाँ एक और लड़का भी मौजूद था। उसका नाम कीबो होता है। वो काफी नेक दिल और अच्छा इंसान था, लेकिन उसे भी सीडी बुली किया करता था। इस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए सीडी कीबो को भी कुलीन की मदद करने को कहता है और धमकी देता है अगर तुमने ये काम पूरा नहीं किया तो तुम्हारा हाल भी इस हेलमेट जैसा कर दूंगा। इतना कहकर वो कुलीन का हेलमेट डैमेज कर देता है। कुलीन डिसाइड करता है कि वो सीडी की कंप्लेंट प्रिंसिपल से करेगा। कीबो उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर कुलीन उसकी नहीं सुनता। दोनों प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचते हैं। कुलीन सीडी की कंप्लेंट करता है और सारी बात बता देता है, लेकिन प्रिंसिपल सीडी की साइड लेते हैं और बताते हैं कि सीडी उनका सबसे छोटा बेटा है, जो 3 साल से फेल हो रहा है और ये सब प्रॉम पार्टी की वजह से है। प्रिंसिपल कुलीन को धमकी देते हैं तुम्हें मेरे बेटे के लिए ये टास्क पूरा करना होगा, वरना मैं तुम्हें इस साल फेल कर दूंगा। शाम को बाहर स्कूल के सामने कीबो और कुलीन बैठे होते हैं। कीबो
कुलीन के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है और कहता है अगर हमें पास होना है तो हमें सीडी का ये टास्क पूरा करना होगा। कुलीन भी मान जाता है। उसे एहसास होता है कि कीबो बहुत अच्छा इंसान है और पहली बार उसे कोई सच्चा दोस्त मिला है। इससे वो दिल ही दिल में खुश हो जाता है। अगले दिन वो ब्रेन ब्यूटी मैनर यानी BBM स्कूल में पहुंचते हैं, जहां लड़कियों को उनके स्मेल से ही पता चल जाता है कि कोई लड़का स्कूल में दाखिल हुआ है। वो एक गर्ल्स स्कूल था। सारी लड़कियां बाहर इकट्ठा हो गई। उन्हें लगा कि कुलीन एक बदसूरत लड़का है जो हेलमेट लगाकर आया है। लड़कियां कहने लगी हमारे स्कूल में बदसूरत लड़कों का आना मना है, और वो कुलीन को हेलमेट उतारने के लिए फोर्स करने लगती है। धीरे धीरे कुलीन अपना हेलमेट उतारता है और उसी पल उसका चार्म चारों तरफ फैल जाता है। लड़कियां इस कदर अट्रैक्ट होती हैं कि अगले ही सीन में एक जबरदस्त ब्लास्ट दिखाया जाता है। फिर हमें टीवी न्यूज दिखाई जाती है। रिपोर्टर बताते हैं कुलीन के चार्म की वजह से लड़कियां पागल हो गई। उनके नाक से खून बहने लगा। आज तक किसी ने इतना हैंडसम लड़का नहीं देखा। कुछ तो दीवानगी में अपना होश ही खो बैठी और अब कुलीन को सब टू हैंडसम टू हैंडल नाम से जानने लगे थे, यानी एक ऐसा लड़का जिसकी खूबसूरती को कोई लड़की हैंडल नहीं कर पाती। अब हम अमांडा को देखते हैं। वो अपने शूट के दौरान वैन में होती है और ये न्यूज देख लेती है। अमांडा वही लड़की थी जिसने BBM स्कूल की मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल का खिताब जीता था। वो एक मॉडल भी थी। कुलीन को देखकर अमांडा मुस्कुराने लगती है। उसे अब वो लड़का मिल चुका था जो उसकी खूबसूरती का मुकाबला कर सके, और वो डिसाइड करती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं कुलीन को हासिल करके रहूंगी। चारों तरफ ये खबर फैलने की वजह से अब लड़कियां मॉस फैमिली के घर के बाहर इकट्ठा हो जाती हैं। हर कोई कुलीन से मिलना चाहती थी। बाहर एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। मॉस फैमिली ने इस मौके का भी फायदा उठाया। पार्कर घर के बाहर टिकट काउंटर खोल देते हैं और कुलीन के चाइल्डहुड मेमोरीज और हाउस टूर के लिए 25,000 रुपए चार्ज करने लगते हैं। जेसिका भी गर्ल्स को हाउस टूर कराने लगती है, जिससे फैमिली को काफी मुनाफा होने लगता है। अब हम कुलीन को देखते हैं। वो सबसे बचता हुआ घर की तरफ जा रहा होता है। तभी वो न्यूज में देखता है कि उसकी फैमिली ने उसका फायदा उठाया। वो लड़कियों को हाउस टूर देकर पैसे कमा रहे हैं। कुलीन का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि फैमिली ने जानबूझकर उसे स्कूल भेजा था। उसी वक्त वहाँ मौजूद लड़कियां उसे पहचान लेती हैं। कुलीन वहाँ से बचकर भागने लगता है और एक घर की छत पर पहुंच जाता है। वो मायूस हो चुका था, कंफ्यूज, दिल टूटा हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। उसी वक्त उसके भाई ओकिस का वीडियो कॉल आता है, पर जब वो देखता है कि घर पर अब भी लड़कियों की भीड़ है तो वो कहता है भाई तुमने मुझे धोखा दिया, और कॉल कट कर देता है। कुलीन अब खुद को खत्म करने का डिसाइड करता है और छत से कूदने ही वाला होता है कि तभी वहाँ मौजूद रेरे नाम की लड़की उसे रोक लेती है। वो कहती है अगर मरना है तो मर जाओ, लेकिन मेरे सामने मत मरो। कुलीन उसे देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसके चार्म का रेरे पर कोई असर नहीं हुआ था। वो बाकी लड़कियों की तरह उसके चार्म पर पागल नहीं थी। कुलीन उसे कहता है कि क्या तुम्हें मुझे देखकर प्यार का एहसास नहीं हो रहा। रेरे को लगता है कि वो पागल है और वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन कुलीन का दिल धड़कने लगता है। उसे पहली बार सच्चे प्यार का एहसास होता है, मगर रेरे के दिल में उसके लिए कोई जज्बात नहीं थे। अब कुलीन कीबो के घर जाता है, जहाँ कीबो की ग्रैंडमा उसका स्वागत करती है। वो कहती है तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। अगले दिन कुलीन और कीबो BBM स्कूल आते हैं। वो अमांडा से मिलते हैं और उसे सीडी की दी हुई प्रपोजल फाइल देते हैं। अमांडा दिखावा करती है कि वो कुलीन की खूबसूरती से इंप्रेस नहीं हुई, लेकिन जैसे ही कुलीन वहाँ से जाता है अमांडा के नाक से भी खून बहने लगता है। कुलीन को अपनी क्रश रेरे दिखाई देती है, लेकिन बाकी लड़कियां उसे घेर लेती हैं और वो उससे मिल नहीं पाता। एक दिन कीबो और कुलीन साथ बैठे बातें कर रहे थे। अब वो दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। कीबो कुलीन को अपने साथ खेलने के लिए लेकर जाता है, क्योंकि कीबो एक लड़की को पसंद करता था जो शॉप पर काम करती थी। वो और कोई नहीं बल्कि रेरे ही थी। कीबो कुलीन को रेरे से मिलवाता है और कुलीन को एहसास होता है कि कीबो पहले से ही उसे पसंद करता है। कुलीन को लगता है कि वो दोनों काफी करीब हैं। अक्सर दोनों साथ में बैठकर डिनर करते और अपनी बातों में खो जाते। अब कुलीन को जलन महसूस होने लगती है। रातों को उसे नींद नहीं आती। वो सोचता है कि उसका भाई ओकिस एक लव गुरु है और इस मामले में शायद वही उसकी मदद कर सकता है। इसलिए कुलीन लव वेबसाइट पर उससे मिलने की मीटिंग फिक्स करता है। अगले दिन वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। ओकिस काफी खुश था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू आ रहे थे। वो कब से चाहता था कि वो अपने भाई को लव टिप्स दे। कुलीन के मॉम डैड भी वहाँ मौजूद थे। कुलीन उन्हें माफ कर देता है, क्योंकि अगर उन्होंने उसे स्कूल न भेजा होता तो वो कभी भी रेरे से नहीं मिल पाता। अगले दिन जब वो मॉल में किराने का सामान खरीद रहे होते हैं, तब ओकिस काम के साथ साथ उसे लड़कियों को इंप्रेस करने के पॉइंट्स भी नोट करवाने लगता है। कुलीन को एहसास होता है कि अगर वो कीबो को रेरे से दूर कर दे तो शायद रेरे को अपना बना सकता है। एक दिन अमांडा उनके स्कूल आती है। सभी लड़के उसे देख पागल हो जाते हैं, पर वो कुलीन को अपने बर्थडे पार्टी का इनविटेशन देती है। साथ ही वो उसे गिफ्ट में एक आईफोन भी देती है। रेरे, कीबो और कुलीन जब एक क्लब में पहुंचते हैं तो कुलीन रेरे के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, लेकिन रेरे उस पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। वो सिर्फ कीबो के साथ ही वक्त गुजार रही थी और गाना गा रही थी। ये देखकर कुलीन के दिल में जलन पैदा होती है। जब कीबो वहाँ नहीं होता तो कुलीन उससे पूछता है क्या तुम कीबो को पसंद करती हो। रेरे इस बात से इनकार कर देती है, लेकिन जब कुलीन उसे बताता है कि कीबो अमांडा से प्यार करता है तो रेरे का चेहरा उतर जाता है। इससे साफ जाहिर था कि वो दिल ही दिल में कीबो को चाहती है। कुलीन बहुत उदास हो जाता है। अब वो एक प्लान बनाता है। घर जाकर अमांडा को कॉल करता है और उससे एक मदद मांगता है। अमांडा उसका काम करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन अमांडा की पार्टी का सीन दिखाया जाता है। कई लोग वहाँ आए हुए होते हैं। कुलीन भी कीबो के साथ वहाँ पहुँचता है। अमांडा उनका स्वागत करती है और अब कुलीन के प्लान के मुताबिक अमांडा ऐसे शो करती है जैसे वो कीबो से प्यार करती हो। वो उसे अकेले में अपने साथ ले जाती है। रेरे भी पार्टी में पहुंच चुकी थी। वो देखती है कि कीबो और अमांडा एक दूसरे को किस कर रहे हैं। ये देखकर रेरे का दिल चकनाचूर हो जाता है। वो वहाँ से बाहर की तरफ भागती है। कुलीन भी उसके पीछे जाता है। रेरे कहती है मुझे लगा था कि कीबो सबसे अलग है। वो लड़कियों को उनके हुस्न की वजह से नहीं देखता, लेकिन सब लड़के एक जैसे होते हैं। कुलीन इस मौके का फायदा उठाता है। वो कहता है मैं ऐसा नहीं हूँ और फिर उससे अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन रेरे जवाब देती है मैंने कभी भी तुम्हें एक दोस्त से बढ़कर और कुछ नहीं माना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। कुलीन का भी दिल टूट जाता है। उसने अपने दोस्त को धोखा दिया था, लेकिन फिर भी उसे अपना प्यार नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ सीडी भी अपने साथियों के साथ पार्टी में मौजूद था। वो अमांडा और कीबो को किस करते हुए देख लेता है। सीडी को ये
उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि वो खुद अमांडा को चाहता है। वो कीबो को पार्किंग में पकड़कर पीटने लगता है। कुलीन ये सब देख रहा था लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि कुछ कर सके। कुलीन कीबो को घर लेकर आता है जहाँ ग्रैंड माँ उसके जख्मों पर मरहम लगाती है। कीबो अपनी कलेक्शन से कुलीन को वो कार्ड देता है जिसे बचपन से ही कुलीन पाना चाहता था। कुलीन को एहसास होता है कि कीबो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है और उसे बहुत दुख होता है कि उसने अपने दोस्त के साथ गलत किया। वो उसे पूरी सच्चाई बता देता है। कीबो गुस्से से कहता है, अगर तुम मुझे पहले ही बता देते कि तुम्हें रेरे पसंद है तो मैं कभी भी तुम्हें उसके करीब जाने से नहीं रोकता, लेकिन गलती मेरी थी जो मैंने तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मान लिया। आज के बाद अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। और वो कुलीन को घर से निकल जाने को कहता है। अब कुलीन ने अपना दोस्त भी खो दिया था। काफी दिनों बाद कुलीन घर वापस आता है। ब्रदर, मॉम और डैड उसे देखकर काफी खुश होते हैं लेकिन कुलीन उनसे बात नहीं करता और सीधे अपने कमरे में चला जाता है। कुलीन अब स्कूल जाता है लेकिन कीबो से मिलने की हिम्मत नहीं कर पाता। अब उन दोनों के बीच नफरत पैदा हो चुकी थी। वो अक्सर एक दूसरे को देखते पर बात नहीं करते। कीबो उससे काफी नाराज था। कुलीन अब खोया खोया सा रहने लगा था। उसकी तन्हाई देखकर उसके पेरेंट्स बहुत परेशान थे। उसकी मदर उसके कमरे में आती है और कहती है, तुम्हारी फिश अभी भी जिंदा है और हम कभी भी बैंकरप्ट नहीं हुए थे, हमने बस एक नाटक किया था। कुलीन हैरानी से पूछता है, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? मदर बताती है, हर पेरेंट यही चाहता है कि उनके बच्चे खुश रहें, अच्छे दोस्त बनाएं जिनके साथ वो अपने दिल की बातें शेयर कर सके। कुलीन को कीबो के साथ बिताए हुए लम्हे याद आने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि कीबो उसके हर एक पल साथ था, चाहे वो अच्छा हो या कोई बुरा वक्त। कुलीन काफी इमोशनल हो जाता है। मदर कहती है, अगर तुम पहले से ही फैमिली के साथ खुश थे तो अब हम तुम्हें बाहर जाने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। कुलीन उन्हें गले लगा लेता है। अगले दिन कुलीन अपनी गलती को सही करने के लिए रीरे के पास पहुंचता है। वो उसे पूरी सच्चाई बता देता है क्योंकि उस दिन के बाद से रीरे और कीबो भी नहीं मिले थे। कुलीन कीबो के घर आता है पर कीबो उससे बात नहीं करना चाहता। कुलीन कहता है, तुम मेरी सजा रीरे को क्यों दे रहे हो? वो तुमसे मोहब्बत करती है। कीबो बताता है, मैं भी उसे चाहता हूँ लेकिन मैं कभी ये बात उसे बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत डरता हूँ। कुलीन पूछता है, आखिर तुम उसके बारे में कैसा महसूस करते हो? कीबो रीरे की खूबियां बताने लगता है और कहता है, वो दुनिया की सबसे अलग लड़की है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसकी हंसी सबसे अलग है। तभी कुलीन उसे अपना फोन दिखाता है। वीडियो कॉल पर रीरे ये सब सुन रही होती है और फिर कीबो और रीरे वापस से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। कुलीन और कीबो भी फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ दिन बाद हाई स्कूल की डांस पार्टी यानी प्रॉम होती है। उसमें कुलीन कीबो के साथ आता है। कीबो रीरे के साथ डेट करता है। दोनों ईयरफोन लगाकर साथ में डांस करने लगते हैं और दोनों बेहद खुश होते हैं। कुलीन अमांडा को डेट करता है। अमांडा और कुलीन की खूबसूरती की वजह से वो प्रॉम किंग और प्रॉम क्वीन का टाइटल जीत लेते हैं। लेकिन कुलीन का दिल अब भी रीरे के लिए ही धड़क रहा था और वो उसे देखकर मुस्कुराता है। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में आपने कहीं आतंकियों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या कभी अफ्रीकन आतंकियों के बारे में सुने हैं? ये लोग किस लेवल के खतरनाक होते हैं, आज ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल ये बात है 2021 की, जब अफ्रीका में मौजूद मोजाम्बिक नाम की एक गांव के लोकल गैंग भड़काऊ में आकर सभी गांव वालों को चीर फाड़ दे रहे थे। मूवी का नाम है ग्रेनाइट और यह रियल लाइफ इंस्पायर्ड एक मूवी है। यह घटना अफ्रीकन हिस्ट्री में सबसे बड़ा काला दिन के हिसाब से दर्ज किया गया है। लेकिन दोस्तों, अभी आप लोग भी कहोगे, फिर अफ्रीका के मिलिट्री और स्पेशल फोर्स क्या घोड़े बेचकर सो रहे थे? दरअसल दोस्तों, जिस हिसाब से ये अफ्रीकन टेररिस्ट बड़े तादाद में फैलकर लोगों को चीर फाड़ रहे थे, उनका मुकाबला करने के लिए अफ्रीका के प्रेसिडेंट के पास उस लेवल का मिलिट्री या फिर स्पेशल फोर्स नहीं थे। इसलिए अफ्रीका का प्रेसिडेंट सूडान और रूस से हेल्प मांगता है। इसमें सूडान मना कर देने से भी रूस उनके मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं रशियन प्रेसिडेंट अपना एक भयानक ग्रेनाइट स्पेशल फोर्स अफ्रीका के टेररिस्टों को साफ करने के लिए भेज देता है। मतलब समझ ही सकते हो यहाँ अभी किस लेवल का घमासान युद्ध लगने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक अफ्रीकन सिटीजन को देखते हैं जो कि अपने बेटे जोजो को एक गैंग के बारे में बता रहा होता है। आगे वो बताता है कि कैसा ये गैंग गांव-गांव में घुसकर लोगों को मार रहे हैं और रिसेंटली ये गैंग हमारे स्टेट में भी एंटर कर चुके हैं, इसलिए अब से घर से निकलना थोड़ा कम कर दो। लेकिन जोजो अपने पिता का एक भी बात नहीं सुनता और फुटबॉल लेकर वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन तभी उसका मम्मी उसे जाने से पहले कुछ बोतल पानी लाकर देने को कहता है, इसलिए वो बोतल लेकर पानी लेने निकल पड़ता है। जब वो पानी भरकर वापस लौट रहा था तभी उसका मुलाकात उसी का बड़ा भाई मंगरू से होता है। जोजो अपने भाई से कहता है कि देश का हालात अभी सही नहीं है, इसलिए ज्यादा माल मत पीना, जल्दी घर आना। इसके बाद जोजो खुद भी घर नहीं जाता, वहीं वह अपना साथियों से फुटबॉल खेलने शुरू कर देता है। कुछ ही देर में वहाँ एक गाड़ी आकर रुकता है। आगे से ड्राइवर वहाँ मौजूद लोकल पुलिस को बुलाकर कहता है कि वह कमीने गांव में एंटर कर चुके हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सके सभी को अपने अपने घर जाने को कहो। ये सुनते ही पुलिस वहाँ मौजूद सभी बच्चों को अपने अपने घर जाने को कहता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ सच में वह पागल मिलिटेंट गैंग एंटर कर चुका है। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन बेचारा अकेला क्या ही करेगा। इसी के साथ वो लोग गाँव में महान तांडव मचाना शुरू कर देता है। कुछ गाँव की औरतों को पकड़कर अपना हवस निकालता है और बाकी एक एक को पकड़कर चीर फाड़ देने लगता है। पूरे गाँव में दहशत का माहौल फैल चुका था। इसी बीच बचे कुछ गाँव वाले एक चर्च में जाकर बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे दरिंदे चर्च में तो एंटर नहीं करेंगे क्योंकि ये ऊपर वाले का दरबार है। लेकिन कुछ ही देर में वह गैंग चर्च में भी घुस जाते हैं और वहाँ मौजूद सभी लोगों को एक ही झटके में गोलियों से भून देते हैं। मंगरू और उसका भाई जोजो किसी तरह इस एम्बुश में बच जाते हैं, मगर ये दरिंदे इतने बेरहम हैं कि एक एक का बॉडी पार्ट काट कर चेक कर रहे हैं कि साले सच में मरे हैं या नहीं। और इसी को एग्जामिन करने के चलते जोजो और मंगरू पकड़े जाते हैं। वे लोग उन्हें मारते नहीं बल्कि दोनों को अपने ठिकाने पर ले आते हैं। वहीं हम देखते हैं कि उनके जैसे ही कुछ और जवानों को उन पागलों ने बंदी बना रखा है। तभी आगे से मास्टरमाइंड उन्हें साफ साफ कह देता है कि तुम लोग खुद को मुझे समर्पण कर दो, मेरे टीम से जुड़ जाओ, वरना तुम लोगों का भी वही अंजाम होगा जो तुम्हारी फैमिली के साथ हुआ है। बेचारे बच्चे भी और क्या ही करते, मजबूरी में उन्हें बात माननी पड़ती है। इसी के साथ वह पागल लीडर बच्चों के हाथ में भी हथियार थमाकर उन्हें बेसहारा बेगुनाह लोगों को मारने के लिए ट्रेन करता है। और ये तो कुछ भी नहीं है। मुझे हैरानी तो तब हुई जब रात को ये दरिंदे गांव वालों की ही डेड बॉडी को मीट बनाकर खा रहे थे। मतलब समझ ही सकते हो ये लोग किस लेवल की महामूर्ख हो सकते हैं। दूसरी तरफ जब ये गांव में हमले का खबर उस देश की प्रेसिडेंट तक पहुंचता है, वह वहां अपना कुछ मिलिट्री स्पेशल
स्पेशल फोर्स का टीम भेज देता है। लेकिन जब सोल्जर्स जंगलों के रास्ते से होकर गुजर रहे थे तभी वे देखते हैं कि रास्ते के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ गिरा पड़ा है। लेकिन जैसे ही सोल्जर्स गाड़ी से निकलकर पेड़ को हटाने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी अचानक चारों तरफ से वही गैंग उन पर टूट पड़ते हैं। इस अचानक हुए हमले में सोल्जर्स समझ ही नहीं पाते कि हो क्या रहा है। इससे पहले कि सोल्जर्स उन पर काउंटर फायरिंग करते, पीछे से भी मिलिटेंट्स गाड़ियां लेकर बचे खुचे सोल्जर्स को ढेर कर देते हैं। सभी को साफ करने के बाद वहाँ इस गैंग का लीडर मूसा आ जाता है। आगे से वह सभी को साफ साफ कह देता है कि जितने सोल्जर्स जिंदा बचे हैं सभी को ले चलो और जो मारे जा चुके हैं उनको एक और बार मारकर कंफर्म करो। ऑर्डर मिलते ही उसका चेला शहीद सोल्जर्स की मुर्दा लाशों को दोबारा काटकर वेरीफाई करने लगता है। बाप रे बाप, मतलब समझ ही सकते हो ये लोग किस लेवल के खतरनाक टेररिस्ट हैं। खैर जो भी हो, इसके बाद वे लोग बचे एक सोल्जर को अपने साथ अपने ठिकाने में ले आते हैं। वहाँ लीडर सभी को बुलाकर साफ साफ कह देता है कि आज जो कोई भी इस सोल्जर की बलि चढ़ाएगा उसे मैं अमर बना दूंगा। तो कौन है यहाँ मर्द का बच्चा, आजा आगे। लेकिन जब लीडर मूसा देखता है कि कोई भी आगे नहीं आ रहा है तब वह अपना नया लड़का मंगरू को यह काम करने को कहता है और अगर उसने यह काम नहीं किया तो उसको भी इस सोल्जर के साथ ऊपर जाना होगा। वहाँ मौजूद होस्टेज सोल्जर भी यह समझ जाता है कि उसका अब बचने का कोई उपाय नहीं है, इसलिए वह अपने खुदा को याद करता रहता है। मजबूरी में मंगरू भी अपनी आंखें बंद करके अंधाधुंध उस सोल्जर पर छुरा मारने लगता है। ये सब दृश्य देख उसका छोटा भाई जोजो वहीं पर उल्टी कर देता है और वहाँ से तुरंत भागने लगता है। वहाँ मौजूद टेररिस्ट उसे शूट करने ही जा रहा था, लेकिन तभी मूसा उसे रोकते हुए कहता है कि जाने दे, वैसे भी इस घने जंगल में छोटू अकेले सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन मूसा को यह नहीं पता होता कि उसका यही फैसला आगे जाकर उसके लिए कितना बड़ा मुसीबत खड़ी करने वाली है। दूसरी तरफ जब अफ्रीकन प्रेसिडेंट को पता चलता है कि उसके द्वारा भेजे गए सभी सोल्जर्स मारे जा चुके हैं तब वह समझ जाते हैं कि सिचुएशन क्रिटिकल होती जा रही है। इसलिए प्रेसिडेंट सूडान और रूस से हेल्प मांगता है इस भयानक गैंग को साफ करके अफ्रीका को बचाने के लिए। खबर मिलते ही रशियन प्रेसिडेंट अफ्रीका के लिए अपना टॉप स्पेशल कमांडो फोर्स को रवाना कर देते हैं। कुछ ही घंटों में स्पेशल फोर्स एक विशाल प्लेन से लैंड करते हैं अफ्रीका के उस मोजाम्बिक शहर में। वहीं हम इस स्पेशल कमांडो फोर्स के टीम लीडर ग्रेनाइट को देखते हैं। वहाँ पहुँचते ही लीडर अफ्रीका के मिलिट्री कमांडर से मिलता है। जनरल वहाँ अपना एक ट्रांसलेटर सोल्जर उन्हें दे देता है ताकि वो अफ्रीकन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके रशियन सोल्जर्स को समझा सके। इसके बाद वह लोग गाड़ी लेकर निकल पड़ता है उस मोजाम्बिक शहर की बेस कैंप की ओर। इतना सारा गाड़ी और अंग्रेजों को देखकर वहाँ मौजूद गांव वाले आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें देखने लगता है। दूसरी तरफ उस गैंग के पास भी खबर पहुंच जाता है कि हमें तबकाने के लिए रूस से मिलिट्री स्पेशल फोर्स बुलाया गया है। बेस कैंप में पहुंचते ही कैप्टन ग्रेनाइट अपने स्पेशल कमांडो फोर्स को समझाता है कि ये गैंग कैसा काम करता है और हम लोग इसे कैसे टैकल करेंगे। सब कुछ समझा देने के बाद वे लोग निकल पड़ते हैं गैंग को खत्म करने। लेकिन उसी जंगल के रास्ते से गुजरते वक्त उन्हें वहीं अफ्रीकन सोल्जर्स की डेड बॉडी मिलती है। कमांडोज तुरंत गाड़ी से निकलकर उन कमीनों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई भी नहीं मिलता। इसलिए वे लोग वहाँ ड्रोन छोड़ देते हैं ताकि क्या पता ऊपर से ही उन्हें उन आतंकियों का ठिकाना दिख जाए। लेकिन आगे से अफ्रीकन ट्रांसलेटर उन्हें रोकते हुए कहता है कि ये जंगल लगभग 14,000 किलोमीटर तक फैली हुई है, इसलिए इतने घने जंगलों में इस छोटे से ड्रोन से उन्हें ढूंढ पाना लगभग इम्पॉसिबल है। तभी आगे से एक अफ्रीकन सोल्जर बताता है कि यहाँ से कुछ दूर आगे एक गांव है जहाँ इन कमीनों ने 2 दिन पहले हमला चलाया था। हम वहाँ जाकर देख सकते हैं, क्या पता कोई जिंदा हो। फिर क्या था, इसी के साथ वे लोग उस गांव की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में वे लोग स्पॉट तक पहुँच जाते हैं। वहाँ गाँव वालों की बॉडीज को देखते ही सोल्जर्स समझ जाते हैं कि ये टेररिस्ट कोई जंगली जानवरों से कम नहीं है। इसलिए कैप्टन पहले गाँव के सभी स्पॉट को सही से क्लियर करने को कहता है। इधर जोजो भागते भागते उसी गाँव के चर्च तक पहुँच जाता है, क्योंकि इसी चर्च की एम्बुश में उसका माता पिता भी मारे जा चुके हैं। वहीं बेचारा अपने माता पिता के बगल में बैठकर रोता रहता है। कुछ ही देर में सोल्जर्स भी चर्च तक पहुँच जाते हैं। वहीं जोजो उन्हें टेररिस्ट समझकर छुपने लगता है, लेकिन जब वह देखता है कि ये लोग तो गोरे रशियन कमांडो हैं और उन्हें ही रेस्क्यू करने आए हैं, तब वह बाहर निकलता है। क्योंकि बेचारे ने कुछ दिनों से खाना नहीं खाया था, इसलिए कमांडोज पहले छोटू को कुछ खाने को देते हैं। खाने के बाद छोटू कमांडोज को बताता है कि पिछले 2 दिनों में यहाँ क्या कुछ हुआ है, कैसे उन जालिमों ने उसके माता पिता और गाँव में मौजूद सभी लोगों को बड़ी बेरहमी से मारा है और बचे खुचे टीनेजर्स को अपने साथ बंदी बनाकर ले गए हैं, जिनमें से एक मेरा बड़ा भाई भी है। आगे से कमांडोज छोटू को उन दरिंदों के ठिकानों में ले जाने को कहते हैं। जो पहले तो मना करता है, लेकिन अपने भाई के लिए वह जाने को राजी हो जाता है। इसी के साथ कमांडोज रवाना हो जाते हैं उन दरिंदों को उड़ाने के लिए। स्पॉट में पहुंचते ही छोटू उन्हें रोकते हुए कहता है, गाड़ी यहीं रोको, यहाँ से हमें पैदल ही जाना होगा। लेकिन गाड़ी से निकलते ही जोजो जंगल की ओर दौड़ पड़ता है। कमांडोज उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जोजो रुकता नहीं। ये देखकर कैप्टन समझ जाता है कि यह एक ट्रैप भी हो सकता है। क्या पता उन कमीनों ने इस बच्चे को ढाल बनाकर अंदर हमारे लिए घात लगाकर बैठे हों। इसलिए वे लोग वापस लौट जाते हैं और अफ्रीकन जनरल के साथ एक मीटिंग बैठाते हैं। इधर छोटू दौड़ते दौड़ते फिर से उसी आतंकियों के स्पॉट में आ पहुंचता है। वहीं वह अपने भाई को दूर से ही आवाज देते हुए कहता है कि रूस से हमें रेस्क्यू करने के लिए एक स्पेशल कमांडो फोर्स भेजा गया है। ये सुनते ही मंगरू अपने भाई को लेकर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन वहाँ मौजूद और 2 होस्टेज भी उनकी ये बातें सुन लेते हैं, जिस वजह से वे दोनों भी वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। मगर वहाँ मौजूद गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं और वहीं दोनों को गोलियों से भून देते हैं। उन दोनों को मारने के बाद गार्ड्स अब जंगलों में अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, जिसके चलते मंगरू के पैर में भी एक बुलेट लग जाता है। ये सब देख जोजो अपने भाई को उठाकर दोबारा भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। दोनों भाई फिर से टेररिस्ट के हाथों पकड़े जा चुके थे। दूसरी तरफ रशियन कमांडोज जनरल को मैप दिखाते हुए समझाता है कि अभी ये टेररिस्ट इतने बड़े जंगलों में पता नहीं कौन से बिल में छुपा हुआ है। अगर हम ऐसे ही टांग उठाकर जंगलों में घुस पड़ेंगे तो पता नहीं साले कमीने हम पर कब कहां से हमला कर दें। इसलिए अगर हमें उनको सच में मिटाना है तो हमें इस जंगल के बारे में हर एक चीज जानना होगा,
क्योंकि पहले पता तो लगे कि दुश्मन आखिर है कहाँ। अगर दुश्मनों का हमें सही ठिकाने का पता लग जाए तो यह मिशन को एग्जीक्यूट करना हमारे लिए काफी हद तक आसान हो जाएगा। ये सुन अफ्रीकन जनरल कमांडोज को कुछ अफ्रीकन सोल्जर्स का हेल्प लेने को कहता है, क्योंकि उन्हें इस जंगल के बारे में अच्छी खासी जानकारी है। लेकिन जब कैप्टन अफ्रीकन सोल्जर्स को उनके साथ जाने के लिए अप्रोच करता है, वे लोग साफ मना करते हुए कहते हैं कि इससे पहले भी हमारे बटालियन के ही कुछ सोल्जर्स गए थे उन्हें टपकाने के लिए, लेकिन तुम लोगों को तो पता ही होगा कि वहाँ जाने के बाद उनके साथ क्या हुआ। वैसे भी तुम लोग तो पैरा कमांडोज हो ना, तो हम जैसे मामूली सोल्जर्स की मदद क्यों चाहिए। आगे से कैप्टन कहता है, पहली बात तो यह हम लोगों का मुल्क नहीं है और ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं, तुम्हारे ही देश के लिए और तुम लोगों के लिए। और वैसे भी हमें बस एक ही सोल्जर चाहिए जिसको जंगल की हर एक जानकारी हो। कैप्टन की ये सब बातें सुन सभी अफ्रीकन सोल्जर्स काफी इंप्रेस्ड हो जाते हैं और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर क्या था दोस्तों, इसी के साथ वे निकल पड़ते हैं उन कमीनों को पेलने के लिए। कुछ ही घंटों में वे लोग जंगलों के रास्ते से होकर फाइनली उस आतंकियों के ठिकाने तक पहुंच जाते हैं। तभी कैप्टन देखता है कि पेड़ के ऊपर एक आतंकी पहरा दे रहा है। वह तुरंत अपनी बंदूक में साइलेंसर सेट करके उसे खत्म कर देता है। इसके बाद कैप्टन अपने साथियों को आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है और बाकियों को वहीं रुककर उन्हें कवर देने को कहता है, क्योंकि अगर टेररिस्ट उन पर अचानक हमला कर दें तो वे लोग दूर से ही उन्हें कवर दे पाएं। इसी बीच वहाँ एक और टेररिस्ट आ जाता है और ऊपर पेड़ में मौजूद गार्ड को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एक कमांडो उसे दबोच लेता है और मौके पर ही उसे टपका देता है। इसी के साथ कमांडोज धीरे धीरे उनके मेन ठिकाने तक पहुंच जाते हैं। वहीं कैप्टन अपनी बाइनोकुलर से देखता है कि यहाँ तो बहुत सारे मिलिटेंट्स अपने हेवी राइफल्स और मशीन गन्स के साथ मौजूद हैं। साथ ही कैप्टन वहाँ जोजो को भी देखता है, जिसे इन कमीनों ने एक पेड़ से बांध रखा है। मौके पर ही कैप्टन अपने सभी साथियों को मिशन एबॉर्ट करके पीछे हटने को कहता है, क्योंकि अभी अगर हमने उन पर अचानक हमला कर दिया तो ये टेररिस्ट कुछ भी कर सकते हैं, क्या पता हम पर ही उल्टा भारी पड़ जाए। इसलिए कमांडो दोबारा ऊपर जाकर फिर से प्लानिंग बनाने लगते हैं। आगे कैप्टन कहता है कि अगर हमें उन सभी को सच में टपकाना है तो इनको एक साइड से घेरने से कुछ नहीं होगा, इन सालों को चारों ओर से घेर कर ठोकना होगा। इसी के साथ कुछ घंटे प्लानिंग करने के बाद वे लोग दोबारा से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। स्पॉट में पहुंचते ही कैप्टन टीम को 3 ग्रुप्स में बांट देता है। यहाँ 2 ग्रुप दोनों साइड से टेररिस्टों पर अटैक करेंगे और क्योंकि अफ्रीकन सोल्जर्स अंदर घुसने के लिए डर रहे हैं इसलिए उन लोगों को बैकअप के लिए बाहर रख दिया जाएगा, क्योंकि अगर पीछे से कोई टेररिस्ट अटैक कर दे तो वे लोग उन्हें संभाल सके। तभी एक कमांडो पूछता है कि क्या ये अफ्रीकन टेररिस्ट चप्पल या फिर जूता वगैरह पहनते हैं। आगे से एक अफ्रीकन सोल्जर कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन नहीं पहनते होंगे। तभी एक कमांडो अपने साथ लाया हुआ कोक के बोतल को बोरी में भरकर उसके टुकड़े टुकड़े करने लगता है और उसी टुकड़े को रास्ते में बिखेर देता है। इसके बाद वह लोग प्लान के हिसाब से 2 टीम बनाकर दोनों साइड से जंगल में एंटर कर जाते हैं। सबसे पहले वे लोग बाहर झोपड़ी में सोते गार्ड्स को टपकाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद कमांडो सीधा उनके कैंप में धावा बोल देते हैं। कैंप में ऐसे अचानक हमला देख वहाँ मौजूद टेररिस्ट समझ ही नहीं पाते कि हो क्या रहा है। वहीं वे लोग किसी तरह लीडर को गाड़ी में भरकर वहाँ से भागने लगते हैं। इसी बीच सोल्जर्स उन पर लगातार गोलियां बरसाते हुए उनके पूरे बेस कैंप को तबाह कर देते हैं। उन्हीं टेररिस्टों में से जो बच गए थे अब वो नंगे पैर उसी रास्ते की ओर दौड़ पड़ते हैं जिस रास्ते में कमांडोज ने कांच के टुकड़े बिछा रखे थे। फिर क्या था, उनके पैरों में कांच के टुकड़े घुसने के कारण वे लोग वहीं लुढ़क जाते हैं और मौके पर ही अफ्रीकन सोल्जर्स बाहर निकलकर उन्हें टपकाना शुरू कर देते हैं। उधर भी कमांडो सभी को टपका देते हैं, लेकिन लीडर गाड़ी लेकर पहले ही वहाँ से भाग चुका था। इसके बाद हम छोटू को देखते हैं जो कि दौड़कर अपने भाई के पास जाता है। उसे लगता है कि वह मर चुका है, लेकिन तभी कैप्टन ग्रेनाइट आकर मंगरू का पल्स चेक करते हुए कहता है कि तुम्हारा भाई अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ हम टेररिस्टों को देखते हैं जो अपने लीडर को लेकर टांग उठाकर भाग रहे हैं। ठीक है, अभी आप लोग जो इतने देर से टेररिस्टों की मारकाट देख रहे हैं तो आप लोगों के मन में भी सवाल उठेंगे कि ये लोग आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपने ही देश के लोगों को मारकर क्या मिलेगा इन्हें। आइए ये भी थोड़ा जान लेते हैं। वहाँ से भागकर मूसा एक रशियन गैंगस्टर से मिलता है। दरअसल दोस्तों यही है इस गैंग का रियल मास्टरमाइंड, जो कि पर्दे के पीछे रहकर इस खतरनाक गैंग को कंट्रोल कर रहा था। दरअसल इस मास्टरमाइंड के साथ मूसा का एक डील था कि वो पूरे अफ्रीका में गृहयुद्ध लगवाकर अफ्रीकन की जनसंख्या कम करवाएगा और इसी मौके का फायदा उठाकर यह रशियन मास्टरमाइंड उन्हें हथियारों का सप्लाई करेगा ताकि उसका हथियारों का बिजनेस चलता रहे। आगे से टकला मास्टरमाइंड पूछता है कि मुझे क्यों ऐसे अचानक बुलाया है, क्योंकि तुम्हारे देश का कमांडो फोर्स हमारे देश में घुसकर हमें ही पेल रहा है। इस अचानक हमले में मेरे काफी लोग मारे जा चुके हैं, मुझे बैकअप के लिए 100 लोग और कुछ हथियार चाहिए। आगे से टकला कहता है, आदमी और हथियार तो नहीं मिलेंगे भाई, अभी मार्केट डाउन चल रहा है। अभी के लिए मैं बस तुम्हें पासपोर्ट दे सकता हूँ, पासपोर्ट लो और अपने लोगों को लेकर कुछ हफ्तों के लिए अंडरग्राउंड चले जाओ। इतना दूर मैंने तुझे यहाँ से भागने के लिए नहीं बुलाया, भागने के लिए मेरा प्लेन हमेशा रेडी है। आगे से टकला कहता है, ठीक है तुम मेरे कुछ आदमियों को ले जाओ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद हम रशियन कमांडोज को देखते हैं जो अफ्रीकन टेररिस्टों के सभी ठिकानों का पता लगा चुके हैं। वहीं वे लोग एक के बाद एक उनके ठिकानों पर घुसकर एक भयानक हमला चलाना शुरू कर देते हैं। कुछ ही घंटों में वह लोग सभी को साफ करके दोबारा से अपनी बेस लौट रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही एक टेररिस्ट रॉकेट लॉन्चर लेकर सीधा उनके गाड़ी पर लॉन्च कर देता है। यहाँ कमांडोज इस अचानक हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी वह लोग किसी तरह काउंटर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। वहीं जंगलों के चारों ओर से उन पर लगातार गोलियां बरसाई जाती हैं, लेकिन इन टेररिस्टों को यह नहीं पता कि इस बार उन्होंने किससे पंगा लिया है। कमांडोज तुरंत अपना कवर लेकर सभी को एक के बाद एक टपकाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस भयानक गोलीबारी में कैप्टन को भी एक बुलेट लग जाती है। रात होते होते युद्ध खत्म होने के बाद सोल्जर्स जल्द से जल्द कैप्टन को हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, कैप्टन शहीद हो चुके थे। फिर क्या दोस्तों, ऐसे ही करके रशियन कमांडोज अफ्रीका को इस भयानक आतंकियों के हाथ से बचा लेते हैं। अगर
एक लड़की बाथरूम में नहा रही थी कि अचानक एक एलियन कीड़ा पानी में कूद गया और स्विमिंग करते करते उसके पास आया। लड़की उसे देखकर जोर से चिल्लाई। वो उसके पीछे आ गया और तभी एलियन कीड़े जैसा जीव उसकी मुंह के अंदर घुस जाता है। उस अजीब कीड़े की सक्शन इतनी तगड़ी थी कि वो लड़की सांस तक नहीं ले पा रही थी। उसने जान तोड़ मेहनत करके उसे बाहर निकाल दिया और भागती हुई बाथरूम से बाहर निकली ताकि घर वालों से मदद मांग सके। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मां पहले ही कीड़े का शिकार बन चुकी थी, जमीन पर बेसुध पड़ी थी। तभी अचानक बहन के कमरे से चीखने की आवाज आई, लेकिन दरवाजा लॉक था और खुले का नाम नहीं ले रहा था। नीचे से कीड़ों का झुंड सीधा ऊपर चढ़ता चला आ रहा था। लड़की ने फटाफट कोई डंडा उठाया और जोर से दरवाजा तोड़ा, लेकिन वो बस 1 सेकंड लेट हो गई। बहन जमीन पर गिर पड़ी थी और उसके पूरे शरीर में झटके लग रहे थे। मतलब कीड़ा उसे भी कंट्रोल कर चुका था। वो अभी दुख में रो भी नहीं पाई थी कि पूरा कमरा कीड़ों से भर चुका था। लड़की ने तुरंत खिड़की से छलांग लगाई और सीधा दूसरी मंजिल से नीचे कूद गई। लेकिन नीचे पहुंचते ही देखा पापा भी खून से लथपथ पड़े थे। वो बिना समय गंवाए कार में घुस गई ताकि कुछ देर छुप सके, मगर उसी सेकंड कीड़े कार की बॉडी पर चढ़ गए और लड़की बस देखती रह गई कि कैसे वो पूरी कार को खाते चले गए। अब थोड़ी फ्लैशबैक में आते हैं। असल में ये कीड़े कोई नॉर्मल कीड़े नहीं थे। ये एक एलियन प्रजाति के मेन स्लग्स थे। ये पृथ्वी पर एक उल्का पिंड के साथ आए थे जिसमें एक मदर एलियन छिपी थी और उसका मकसद था पूरी धरती पर कब्जा करना। ये उल्का पिंड अमेरिका के एक छोटे से टाउन में गिरा और सबसे पहले टकराया रोनाल्ड नाम के आदमी से, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जंगल में रोमांस करने गया था। रोनाल्ड जैसे ही ध्यान भटकाता है, एलियन मदर स्लग सीधे उसके शरीर के अंदर घुस जाती है। इसके बाद रोनाल्ड में कुछ अजीब बदलाव दिखने लगते हैं। जो इंसान सालों से वेजिटेरियन था, अब उसे कच्चे मांस की जबरदस्त तलब लगने लगी थी। फ्रिज खाली होने पर वो सीधे सुपरमार्केट से मीट लाने चला जाता है और फिर जब वो भी कम पड़ता है तो पड़ोसियों के पालतू कुत्तों को उठाना शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों में पूरे शहर में मेरा डॉगी खो गया है के पोस्टर लग जाते हैं। रोनाल्ड का शरीर धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। वो इतना बदल जाता है कि एक दिन अपनी बीवी को ही खा जाने की सोच बैठता है, लेकिन अंदर की थोड़ी सी इंसानियत बाकी थी, इसलिए वो बीवी को छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के घर चला जाता है। अब जो अगला सीन है वो थोड़ा सेंसर्ड है, लेकिन हम सीधे कट करके अगले पर आते हैं। रोनाल्ड जब घर लौटता है तो उसका चेहरा इतना सूज गया था कि शक्ल पहचानना मुश्किल था। बीवी पूछती है, डॉक्टर के पास चले? रोनाल्ड कहता है, नहीं, बस थोड़ा फेस पैक चिपक गया है। आधी रात को रोनाल्ड 2 बड़े बैग उठाकर एक गोदाम जाता है। वहां उसकी गर्लफ्रेंड बंधी हुई है और अब वो मदर एलियन बन चुकी है। रोनाल्ड हर रोज उसे ताजा डॉग मीट लाकर देता है ताकि वो एलियन स्लग्स की रेस बढ़ा सके। लेकिन इस गंदे काम की सच्चाई जल्द ही बीवी को पता चल जाती है, क्योंकि पूरे घर में सड़ी मीट की बदबू फैली हुई थी। जैसे ही बीवी फोन उठाकर पुलिस को कॉल करने लगती है, रोनाल्ड वहां आ धमकता है और उसे भी मदर एलियन बनाने की कोशिश करता है। तभी पुलिस टाइम पर वहां पहुंच जाती है और रोनाल्ड कुछ देर के लिए भाग जाता है। अगले कुछ दिनों में टाउन के फार्म हाउस पर कभी गायें गायब होती हैं, कभी कुत्ते मरे मिलते हैं। पुलिस को समझ आ जाता है कि अगला टारगेट म्यू चैंग यानी रैंच हो सकता है, तो सब अपनी गन लेकर पहुंच जाते हैं। रोनाल्ड की बीवी भी इस ऑपरेशन में शामिल होती है। आखिर उसका पति जो है। रात होते होते रोनाल्ड दिखता है, लेकिन अब वो इंसान नहीं, एक एलियन मॉन्स्टर बन चुका है। बीवी कोशिश करती है उसे प्यार से समझाने की, लेकिन अब उसमें कोई रोनाल्ड बचा ही नहीं था। जैसे ही पुलिस पास आती है, रोनाल्ड गुस्से में आकर एक बंदे को पकड़कर बीच से 2 टुकड़े कर देता है। उसके बाद वो सीधा जंगल में गायब हो जाता है। पुलिस पेड़ पर लगी चिपचिपी एलियन स्लाइम देखकर उसका पीछा करते हुए एक गोदाम तक पहुंचती है, और अब जो वो अंदर देखते हैं वो इतना डरावना था कि उल्टी आ जाए। सभी चौंक ही रहे थे कि तभी अचानक उस औरत के पेट पर दरारें पड़ने लगीं। सब सोच भी नहीं पाए और बूम, पूरा शरीर फट गया। सैकड़ों एलियन कीड़े उसके शरीर से बाहर निकले और सीधे वहां मौजूद लोगों के मुंह में घुस गए। जिन्हें कीड़े ने पजेस कर लिया था वो बन गए उनका पपेट, यानी अब सोच विचार की कोई अपनी क्षमता नहीं बची थी। अवी ने फौरन सबको बोला, मुंह बंद रखो, लेकिन फिर भी बस 4 लोग ही जिंदा बच पाए। अवी बोला, मैं टाउन जाता हूं कार लेने, फिर तुम सबको यहां से निकालते हैं। पर उसे नहीं पता था कि कीड़े उससे पहले ही टाउन पहुंच चुके थे और वहां मिया और उसके पूरे परिवार पर हमला कर चुके थे। मिया जैसे तैसे भागती रही और आखिरकार एक कार में छुप गई। दूसरी तरफ सारा पुलिस वालों के साथ मदद का इंतजार कर रही थी। तभी उसे पता चलता है जो पुलिस वाला मरा हुआ था वो जिंदा हो गया है।
वो अब प्यार भरी बातें कर रहा है। असल में क्या था? स्ट्रॉन्ग, रोनाल्ड और उन एलियन स्लग्स के बीच था एक सिम्बायोटिक कनेक्शन। रोनाल्ड अब सब पर कंट्रोल रखता था और सैरा को भी अपने एलियन गैंग में शामिल करना चाहता था। सैरा को तो गंभीर क्रिंज आ गई। उसने मना कर दिया। रोनाल्ड गुस्से में फट पड़ा। उसने दूसरे पजेस्ट किए हुए लोगों को भेजा सैरा को डराने। पुलिस वाली ने जैसे ही गन निकालनी चाहिए, एक पजेस्ट टीम मेंबर ने उसके मुंह पर एलियन थूक दे मारी, जो तेजाब से कम नहीं था, और वो तुरंत वहीं गिर पड़ी। सैरा मौके की नजाकत समझते हुए सीधे विलेज चीफ के साथ भाग निकली। दूसरी तरफ अवी ने जब कार लेने की कोशिश की तो सामने दिखी मिया, जो खुद अपनी फैमिली से घिरी हुई थी। अवी ने उसे बचाया और फिर दोनों की टक्कर हो गई भागती हुई सैरा से। अब पूरा टाउन एलियन स्लग्स के कंट्रोल में जा चुका था, तो तीनों ने फौरन एक कार उठाई और भाग निकले। लेकिन अभी उन्हें राहत की सांस भी नहीं मिली थी कि एक दूसरी कार सीधा इनसे टकरा गई। अभी जब होश में आया तो देखा सामने फिर से वही एलियन पपेट्स की भीड़ खड़ी थी। रोनाल्ड ने अब सैरा को पकड़ लिया था और उसे कहीं ले जा रहा था। सीन कट, और अब सैरा को होश आता है अपने घर में। वो भागना चाहती है, लेकिन हर खिड़की पर लकड़ी की तख्तियां ठोकी हुई थीं। तभी बाहर से डरावनी सी म्यूजिक सुनाई देती है। सैरा जैसे ही बाहर आती है, सामने खड़ा होता है मॉन्स्टर बन चुका रोनाल्ड। अवी और मिया भी वहां पहुंच जाते हैं और रोनाल्ड को खत्म करने का मौका तलाशने लगते हैं। सैरा अपनी डर को दबाकर धीरे धीरे रोनाल्ड की तरफ बढ़ती है। वो चाहती है कि शायद प्यार से बात बने। वो दोनों की पुरानी यादें याद दिलाती हैं और रोनाल्ड थोड़ी देर को इमोशनल भी हो जाता है। पर इसी मोमेंट का फायदा उठाकर सैरा कमर से गन निकालती है। रोनाल्ड एकदम गुस्से में आ जाता है और अपनी एलियन टेंटकल से सैरा को दूर फेंक देता है। अवी और मिया दौड़कर अंदर आते हैं, लेकिन इससे पहले कि अवी कुछ करे, रोनाल्ड की एक टेंटकल सीधा उसके पेट में घुस जाती है और वो उसकी एनर्जी खींचना शुरू करता है। पर अवी हार मानने वालों में से नहीं। वो पास पड़े गैस सिलेंडर को पकड़ता है और रोनाल्ड की दूसरी टेंटकल को उसमें चिपका देता है। गैस अंदर जाती है, रोनाल्ड की न्यूरल सिस्टम क्रैश होने लगती है। सैरा तुरंत फिर से गन उठाती है और सीधा उसके सिर में गोली मार देती है। रोनाल्ड ढेर। उसके मरते ही बाकी सारे पजेस्ट लोग भी गिर जाते हैं और जैसे ही सूरज की किरणें उन पर पड़ती हैं, वो लोग जैसे फिर से इंसान बन जाते हैं। आज की बचे कुचे इंसानियत यहीं तक। मैं हूं मोमो। अगर पसंद आया तो फॉलो मारो। अगली बार फिर लाएंगे कुछ और सैवेज सर्वाइवल हॉरर। तो आज फिर से लेकर आया हूं एक भयानक स्टोरी, अ स्लीपलेस नाइट। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान जंगल से, जहां एक पोस्टमैन डेविड एक झोपड़ी में चिट्ठी देने पहुंचता है। अजीब बात यह थी कि घर के अंदर किसी के होने की आवाज तो आ रही थी, लेकिन दरवाजा बहुत देर तक खटखटाने पर भी कोई नहीं खोला। डेविड जब जाने ही वाला था, उसे अचानक भीतर से चीखें सुनाई देती हैं। वो आवाज के पीछे भागता है तो देखता है कि एक खिड़की लकड़ी की पट्टियों से बंद है। जिज्ञासा में उसने बैग नीचे रखा, खिड़की खोली और अंदर घुस गया। पर अंदर सब कुछ घुप अंधेरे में था। वो कुछ देख नहीं पाया तो बाहर निकला और टॉर्च लाने गया। कट टू टाइम स्किप होता है पूरे 30 साल का। अब वही जंगल बना है डिजिटल डिटॉक्स समर कैंप का स्पॉट, जहां आए हैं कुछ यंगस्टर्स अपने फोन की लत छुड़ाने। लीसा है उनकी मेंटर और उसकी टीम में है मिया, जैक, वेरा, ईथन और एक चश्मा वाला लड़का नर्डी। टीम बनते ही सभी पैदल निकलते हैं जंगल पार करने। पर अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि नर्डी को टॉयलेट लग जाती है। वो झाड़ियों की ओर गया और तभी उसने देखा कि एक मरे हुए जानवर की बॉडी जमीन पर पड़ी थी। डर के मारे वो बाकी सबको बुला लाता है। लीसा उसकी बॉडी देखती है और कहती है, लगता है किसी बड़े शिकारी जानवर ने इसे मारा है, लेकिन टेंशन मत लो, मुझे ये जंगल अच्छे से पता है। बस मेरे पीछे पीछे चलो, कुछ नहीं होगा। मतलब कॉन्फिडेंस फुल। तभी मिया को लगता है जैसे सामने के पेड़ पर किसी का पंजा दिखा, लेकिन फिर वो गायब हो गया। क्योंकि बचपन में उसे भी ट्रॉमा रहा है तो उसने सोचा शायद मेरा वहम है, और वो आगे बढ़ गई। अब ग्रुप चलता चलता थक चुका था तो उन्होंने टेंट्स लगाने का डिसीजन लिया। फेरा एकदम अमीरजादा टाइप। टेंट लगाना उसे आता नहीं था तो उसने ईथन को बुला लिया मदद के लिए और खुद चला गया नदी किनारे नहाने। शाम होते होते सब लोग कैंप फायर के पास बैठे मजे से गपशप करने लगे। तभी अचानक एक काली परछाई सामने से गुजरी। सब डर गए। लीसा ने लीडर मोड ऑन किया, डंडा उठाया और खुद जांचने निकल पड़ी। थोड़ी देर में उसने देखा, अरे वो तो एक नन्ही सी लोमड़ी थी। अब सबका डर थोड़ा कम हो गया, लेकिन मूड तो पहले ही खराब हो चुका था, तो सब अपने टेंट्स में जाकर सो गए। लेकिन रात में ईथन चुपके से बाहर निकला, नदी किनारे बैठकर सिगरेट फूंकने लगा। तभी वहां आता है वेरा।
उसे भी नींद नहीं आ रही थी। अब दोनों बैठकर बात करने लगे और वीरा ने निकाला एक गुब्बारा। यू नो व्हाट दैट मीन्स। ईथन समझ गया और दोनों बैटल मोड में चले गए। उसी टाइम दूर एक झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत जानवर की लाश को घसीटती हुई नीचे बेसमेंट ले जा रही थी, लेकिन उस लाश का वजन इतना ज्यादा था कि वो खुद भी गिर गई और बेहोश हो गई। तभी वहां एक पंजा दिखाई देता है जो जानवर की लाश को खींच लेता है और फिर सुनाई देती है चबाने की डरावनी आवाजें। उसी के शोर से बूढ़ी औरत उठती है और देखती है कोई शख्स बेसमेंट से बाहर निकलता है। उधर ईथन और वीरा का एनकाउंटर खत्म हुआ। वीरा थक के सोने चला गया, पर ईथन की नींद नहीं टूटी। वो चुपचाप अपने छुपे हुए मोबाइल पर गर्ल चैटिंग करने लगा। इतना खो गया था कि उसे सुनाई ही नहीं दिया। उसके पीछे कोई धीरे धीरे पास आ रहा था। जब तक उसने पलट कर देखा, देर हो चुकी थी। वो लड़ने की कोशिश करता है, पर तभी वो क्रिएचर उसे पकड़ डेचकर एकदम पेड़ पर दे मारता है और ईथन की इंस्टेंट डेथ हो जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, लीसा देखती है कि ईथन गायब है। वीरा कहता है कल रात उसे नदी की ओर जाते देखा था। तो सब लोग उसकी तलाश में निकलते हैं, पर कोई सुराग नहीं मिलता। तभी मिया को पास के पेड़ पर खून के निशान मिलते हैं। वो सबको बुलाती है, पर लीसा कहती है ये खून नहीं है, ये तो पेड़ों की नेचुरल सेक्रेशन है। बिल्कुल गजब कॉन्फिडेंस। अब वो तय करती है मिया और नर्डी को लेकर ईथन को ढूंढने निकलेगी, जबकि जैक और वेरा कैंप पर ही रुकें, ताकि अगर ईथन लौटे तो अकेला न महसूस करे। अब बात आती है उस मोमेंट की जहां नर्डी गवाल उठाया। हॉरर मूवीज का एक अनलिखा रूल होता है, जैसे ही लोग अलग होते हैं कोई न कोई जरूर मारा जाता है। लीसा को ऐसे थ्योरी पर बिल्कुल यकीन नहीं था। वो बोली मैं इस ग्रुप की मेंटर हूं और अगर कोई खो जाता है तो मैं जिम्मेदार हूं। फोन भी नहीं चल रहा तो मजबूरी में सबको अलग अलग खोजना होगा। थोड़ी देर बाद इन्हें एक पुराना सा बड़ा बंगला दिखता है। सब लोग भागते हुए पहुंचते हैं। वैसे तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, लेकिन ईथन को ढूंढना ज्यादा जरूरी था। उन्होंने काफी आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने खुद दरवाजा खोलकर अंदर कदम रख लिया। नर्डी तो अंदर जाने से डर रही थी, पर उसे लगने लगा कि कोई उसकी पीठ के पीछे देख रहा है, तो डर के मारे वो भी अंदर चली गई। घर थोड़ा अजीब टाइप था, क्रीपी वाइब्स पूरे, लेकिन उन्हें कुछ खास नजर नहीं आया। तभी नीचे बेसमेंट से फोन की घंटी बजने लगती है। लीसा ने देखा वहां कुछ लकड़ी की पट्टियां लगी थीं और साथ ही एक अजीब सी खून की बदबू भी आ रही थी। नर्डी बोली गाइस नीचे मत जाना, पर लीसा को उस फोन की जरूरत थी। वो और मिया नीचे उतर गए और जैसे ही वो नीचे पहुंचे, फ्रीज मोमेंट, ईथन की लाश बेसमेंट में पड़ी थी। लीसा और मिया डर के मारे तुरंत पलटने ही वाले थे कि तभी ऊपर किसी के घुसने की आवाज आई। नर्डी डर के मारे बेसमेंट में उतर आई, जबकि लीसा और मिया ऊपर निकलना चाहती थीं। एक सेकंड के लिए ग्रुप फूट पड़ता है, पर फिर सब मिलकर बेसमेंट में छुप जाते हैं। नर्डी को इतनी उल्टी आने लगी कि कुछ भी हो जाता अगर लीसा ने उसका मुंह बंद न किया होता। सीरियसली वो मोमेंट एकदम मेमे बनने लायक था। अब ऊपर से भारी कदमों की आवाजें आ रही थीं। लीसा को समझ आ गया कि क्रिएचर नीचे आ रहा है। वो तुरंत एक खिड़की तोड़ती है, माया को बाहर निकालती है, फिर नर्डी को भी। लीसा अपने लीडर मोड में पूरी तरह एक्टिव थी, लेकिन जैसे ही वो निकलने लगी, ईथन का फोन बज उठता है। लीसा उसे उठाने के लिए पलटी और उसी वक्त पीछे से सुनाई दी भयानक चीख। उधर दूसरी तरफ जैक और वीरा आराम से बैठे जीवन के दर्शन कर रहे थे, जब जैक को अचानक एक अजीब सा डर लगा। वो जैसे ही पलटा, आईने उसने देखा कुछ आ रहा है और वो पागलों की तरह भागा। वो खुद को बचाने के लिए वीरा को धक्का मारकर भाग निकला, जो कि पूरी तरह डेड हो गया। जैक जंगल में पागल की तरह दौड़ता गया। आखिरकार उसे एक पुराना चर्च मिला। अंदर एक पादरी बैठा था। जैक ने उसे सब कुछ बताया, लेकिन पादरी को लगा ये सब जैक का वहम है और कहा कि पिछले कुछ दिनों से बारिश की वजह से फोन काम नहीं कर रहा। फिर वो जैक को दिलासा देने आया और तभी अचानक फोन की घंटी बजने लगी। कट टू, जैक को होश आया तो देखा वो बांधा हुआ है और पादरी क्रीपी स्माइल के साथ उसे देख रहा है। टर्न्स आउट ये पादरी एक सिक साइको निकला। वो जैक के साथ गंदी हरकत करने ही वाला था कि तभी बाहर से कुछ आवाज आई। पादरी चेक करने गया, देखा कि लकड़ी काटने वाली मशीन चल रही है। जैसे ही वो पास पहुंचा, पीछे से कुछ हुआ और वो सीधा उस मशीन में गिरा। बिल्कुल ब्रूटल डेथ। जैक ने मौका देखकर अपनी रस्सियां खोल दी और खिड़की से देखा क्रिएचर अंदर आ रहा था। वो तुरंत एक अलमारी में छुप गया, लेकिन क्रिएचर की नाक कुत्ते से भी तेज थी। जैसे ही वो अलमारी के पास पहुंचा, जैक का क्या हश्र हुआ तुम समझ ही गए होगे। अब उधर मिया और नर्डी बचकर भाग रहे थे। उन्हें एक घर दिखा, अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकला। मिया ने फोन मांगना चाहा। वो बोला फोन तो नहीं है, पर एक पन बंदूक जरूर है। फिर उसने उनकी बात सुनी
और खुलासा किया कि वो वही पोस्टमैन डेविड है जो 30 साल पहले झोपड़ी में घुसा था। उस दिन के बाद वो अपनी दोनों टांगे खो चुका है। अब उसने पूरी सच्चाई बताई। क्रिएचर सिर्फ एक नहीं है, वो तो जुड़वा है। 30 साल पहले एक सिंगल मदर अपने जुड़वा बेटों के साथ एक लकड़ी के घर में रहती थी। एक दिन उन्हें आसमान से गूंजती हुई आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई उल्का पिंड जमीन से टकराया हो। बच्चे वो पत्थर घर ले आए। रात में उस उल्का से निकली काली चिपचिपी तरल चीज उनके शरीर में समा गई और दोनों बच्चे भयानक वायरस से संक्रमित हो गए। सुबह मां ने देखा कि दोनों बेटे गायब हैं और पूरे घर में खून के निशान हैं जो बेसमेंट तक जा रहे थे। वो गई देखने तो देखा कि उसके दोनों बेटे अब मॉन्स्टर्स बन चुके हैं और वो घर के डॉगी को कच्चा चबा रहे थे। उस दिन से मां ने उन्हें बेसमेंट में बंद कर दिया और हर दिन खाना देने लगी। धीरे धीरे वो भी मानसिक रूप से बीमार हो गई। डेविड कहता है, वो बूढ़ी औरत जिसे तुमने देखा वही उनकी मां थी और वो भी अब अपने बेटों के हाथों मारी जा चुकी है। मियां अब समझ गई थी कि क्रिएचर असल में वही दो भाई हैं जो अब पूरे जंगल में आतंक फैला रहे हैं। उसने पूछा, यहां से बचकर कैसे निकले? डेविड बोला, सबसे पास का गांव भी यहां से 2 दिन की दूरी पर है, तो अभी के लिए यही सही होगा कि यहीं रुको। डेविड ने उन्हें बताया था कि उसके पास काफी हथियार और खाना है, इसलिए यहां रहना सेफ है। लेकिन मियां इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। डेविड की कहानी ने उसकी हिम्मत वापस लौटा दी। उसे अब क्रिएचर इतना डरावना नहीं लग रहा था। उसने ठान लिया, वापस उसी केबिन में जाएगी और ईथन का फोन लेकर ही लौटेगी। नर्डी गर्ल, जिसे अब हम लिली कहेंगे, को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन उसे माया पसंद थी। तो उसने बोला, तेरे लिए जान भी हाजिर है बेबी। दोनों केबिन पहुंचते हैं। तभी देखा कि क्रिएचर अंदर ही है। अब लिली ने खुद को बलि का बकरा बना लिया ताकि मियां अंदर जाकर फोन उठा सके। मियां इतनी इमोशनल हो गई कि उसने अपना चाकू लिली को दे दिया और साथ में एक थैंक यू किस भी दे डाला। लिली का दिल धड़कने लगा। बीजी में रोमांटिक म्यूजिक भी बजने लगा। फिर वो पहुंची दरवाजे पर और जोर जोर से चिल्लाई, अबे बाहर आ, तुझसे फाइट करनी है। क्रिएचर गुस्से में बाहर निकला और मियां अंदर घुस गई। उसने जल्दी से फोन ढूंढ लिया, पर तभी क्रिएचर वापस लौट आया। माया का गला पकड़ लिया गया और उसे ऊपर उठा लिया गया। तभी लिली पीछे से आई और चाकू घुसेड़ दिया, लेकिन क्रिएचर को कुछ खास असर नहीं हुआ। उसने मियां को फेंका और चाकू निकालकर लिली को ही मार डाला। माया की एक पुरानी मेमोरी चलती है। वो अपने फैमिली के साथ कार में ट्रैवल कर रही है। डैड सेल्फी ले रहे होते हैं और तभी एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। पूरा परिवार खत्म, बस माया बचती है। फ्लैशबैक से बाहर आते हैं। मियां की आंख खुलती है और वो खुद को जंजीरों में बंधा पाती है। पास में ही लिली की सांसें चलनी बंद हो रही होती हैं। मियां ने जैसे तैसे ईथन का हाथ उठाया और फोन अनलॉक किया, पर फोन डेड था, बैटरी खत्म। अब मियां बिल्कुल टूट चुकी थी। लिली बोली, प्लीज मुझे मुक्ति दे दो। मियां ने भारी मन से उसकी बात मान ली। उसने चाकू निकाला और उसे राहत दी। अब ऊपर वाले कमरे में जुड़वा क्रिएचर में से एक घायल था और सो रहा था, दूसरा नया शिकार ढूंढने निकल गया। मियां ने खुद को चेन से आजाद किया और फिर एक पागलपन भरा फैसला लिया। वो एक कट्टर उठाती है, धीरे से लकड़ी की पट्टियां हटाती है और जैसे ही देखा कि क्रिएचर सो रहा है, बिना रुके एक झटके में उसका काम तमाम कर दिया। अब मियां भागती है और जंगल में पुलिस वाली को दिखती है जो अभी अभी अपने क्रश से डेट करके आई थी। मियां ने सब कुछ बताया। पुलिस वाली ने कार स्टार्ट की और दोनों चल पड़े, लेकिन कुछ ही दूर जाकर कार किसी चीज से टकराई। पुलिस वाली उतरती है। मियां चिल्लाकर मना करती है, रुको मत जाओ, लेकिन वो तो मेन खुद की सुनुंगी वाली लेवल की जिद्दी थी। वो पहुंचती है और तभी क्रिएचर उठ खड़ा होता है। पुलिस वाली RIP। मियां ने झट से ड्राइविंग सीट संभाली, पर कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। क्रिएचर चढ़कर कार के ऊपर आया और एक जोरदार वार किया। बॉडी शेकिंग मोमेंट। आखिरकार मियां ने कार स्टार्ट कर ही ली और फुल स्पीड में उसे झटक कर नीचे गिरा दिया। पर वो यहां रुकी नहीं। उसने गियर रिवर्स में डाला और 108 बार उस क्रिएचर को कुचला। तब जाकर उसने वहां से खुद को फ्री किया। पर कहानी खत्म नहीं हुई। रात को चांदनी में 2 शराबी लड़खड़ाते हुए उसी जंगल में आ जाते हैं और क्रिएचर, हाँ दूसरा वाला जुड़वा, एक बार फिर एक्टिव हो जाता है। फिल्म खत्म। ये मूवी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट काफी हटके है। जंगल, टीनेजर्स, बिना मोबाइल और इंटरनेट, बस डर, प्यार और सर्वाइवल। इंसान कैसे डर में बदलता है, कौन क्या कुर्बान करता है और असली प्यार क्या होता है, ये सब देखने को मिलता है। हाँ, डिटेलिंग थोड़ी गड़बड़ थी, लेकिन थ्रिल और टेंशन पूरी तरह टॉप लेवल थी। तो दोस्तों, अगर दिल मजबूत है तो ये फिल्म आप जरूर देख सकते हो। अब तक के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे शार्क सी शॉक वाले अगले एपिसोड में। टेक केयर और बाय बाय। ये कहानी एक ऐसे रहस्यमयी द्वीप की है जिस पर किसी डार्क गॉड का श्राप लगा हुआ है। लोग इसे गोस्ट फेस आइलैंड के नाम से जानते हैं।
ये मलेशिया के पश्चिमी तट के गहरे समुद्री इलाके में स्थित है। इस डरावने दिखने वाले द्वीप से जुड़ी एक बेहद खौफनाक कहानी मशहूर है। कहा जाता है कि लगभग 200 साल पहले इस द्वीप पर रहने वाले सैकड़ों ग्रामीण एक ही रात में रहस्यमयी तरीके से मर गए थे। सबसे अजीब बात यह थी कि आज तक उनकी एक भी हड्डी या लाश नहीं मिली। तब से ये पूरा द्वीप डर और रहस्य से घिर गया। समय बीतता गया, 2 सदियां गुजर गईं और अब ये जगह पूरी तरह फॉरबिडन आइलैंड बन चुकी थी। हालांकि स्थानीय लोग बार बार चेतावनी देते थे, लेकिन कुछ युवाओं को ये सब सिर्फ लोक कथाएं लगती थीं। उनके लिए ये बस एक डरावनी कहानी थी। यहाँ का नजारा बेहद खूबसूरत था। समुद्र का पानी इतना साफ था जैसे शीशा हो, और आसपास कई अनछुए छोटे छोटे द्वीप भी मौजूद थे। पिछले कुछ सालों में ये जगह टूरिस्ट्स की पसंदीदा लोकेशन बन गई थी। एना और उसके दोस्त जब होटल पहुंचे तभी उनकी मुलाकात योयो से हुई। योयो के घुंघराले बाल थे और बचपन से ही उसकी एना से नहीं बनती थी। दोनों की नजरें मिलीं और हमेशा की तरह तानेबाजी शुरू हो गई। तभी उनकी दोस्त लिली बीच में आई और योयो को शांत कराया। हम यहाँ घूमने आए हैं, लड़ने नहीं। किसी की वजह से अपना मूड मत खराब करो। उस रात सब लोग समुद्र किनारे खाना खा रहे थे और ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे। माहौल काफी अच्छा था, लेकिन तभी आना की नजर अचानक एरन के पास खड़ी एक अजीब औरत पर पड़ी। उस औरत का चेहरा बेहद सफेद था। उसका शरीर धुएं की तरह कभी दिखाई देता, कभी गायब हो जाता। सबसे अजीब बात यह थी कि वहां मौजूद किसी और इंसान को वो दिखाई ही नहीं दे रही थी। आना का दिल बैठ गया, क्योंकि बचपन से ही उसके पास एक ऐसी क्षमता थी। वो ऐसी चीजें देख सकती थी जो आम लोग नहीं देख पाते, लेकिन उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। अगली सुबह सबने मिलकर स्कूबा डाइविंग पर जाने का प्लान बनाया, लेकिन बदकिस्मती से योयो भी उसी बोट पर मौजूद थी। अब बोट बदलने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए सबको साथ ही निकलना पड़ा। स्पीड बोट समुद्र के गहरे हिस्से की ओर बढ़ने लगी। चारों तरफ का खूबसूरत नजारा देखकर सब बेहद उत्साहित थे। तभी आना की नजर दूर मौजूद एक अजीब द्वीप पर गई। उसका आकार बहुत विचित्र था। दूर से देखने पर वो कभी किसी भूत के चेहरे जैसा लगता था तो कभी किसी विशाल खोपड़ी जैसा। उनके दोस्त लियो ने कहा, यार ये जगह तो कंटेंट शूट करने के लिए परफेक्ट है। उसने सुझाव दिया कि वे उस द्वीप के पास जाकर डाइविंग करें, लेकिन जैसे ही बोट कैप्टन ने यह सुना, उसका चेहरा उतर गया। उसने तुरंत मना कर दिया। कैप्टन बोला, उस जगह को लोग कर्स्ड आइलैंड कहते हैं। 200 साल पहले वहां के सारे लोग एक ही रात में मर गए थे। आज तक किसी की लाश तक नहीं मिली। तब से कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। यह सुनकर सभी थोड़ा डर गए, लेकिन योयो ने मजाक उड़ाते हुए कहा, इतनी सी बात से डर गए? तुम लोग सच में बहुत कमजोर हो। धीरे धीरे बहस बढ़ने लगी और फिर बात शर्त तक पहुंच गई। हारने वाले को उस श्रापित द्वीप पर एक रात बितानी होगी। किस्मत खराब थी, एना की टीम हार गई। योयो के बॉयफ्रेंड को डर था कि कहीं ये लोग मुकर न जाएं, इसलिए अगली सुबह उसने एक स्पीड बोट किराए पर ली और सबको सीधे उस द्वीप पर छोड़ आया। शुरुआत में किसी को कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। सामने सुनहरा समुद्र तट था, पानी बिल्कुल साफ था, धूप भी शानदार थी। सब लोग समुद्र किनारे घंटों मस्ती करते रहे। धीरे धीरे उन्हें कैप्टन की सारी चेतावनियां याद ही नहीं रहीं। आराम करते समय लियो ने एक दुर्लभ पक्षी देखा जो जंगल के अंदर उड़ गया। बेहतरीन फुटेज पाने के लालच में वो तुरंत उसके पीछे भाग पड़ा। बाकी दोस्तों को डर था कि कहीं वो खो न जाए, इसलिए सब उसके पीछे जंगल में चले गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें जंगल के बीचों बीच एक उजड़ा हुआ गांव दिखाई दिया। गांव के प्रवेश द्वार पर कई पुराने पत्थर के बुत खड़े थे। उनके चेहरे बेहद अजीब लग रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे सभी उन्हें घूर रहे हों। और भी अजीब बात यह थी कि गांव के प्रवेश पर एक मोटी रस्सी बंधी हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर बाहरी लोगों को अंदर आने से रोक रखा हो। लेकिन एरिक को इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। उसने आगे बढ़कर रस्सी खोल दी। आना उसे रोकना चाहती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सब गांव के अंदर दाखिल हो गए। अंदर सिर्फ टूटी फूटी लकड़ी की झोपड़ियां थीं। जमीन पर घास उग चुकी थी, दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे दशकों से यहां कोई इंसान नहीं आया। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। मजबूरी में उन्हें रात बिताने के लिए एक ऐसी झोपड़ी चुननी पड़ी जो बाकी के मुकाबले कम टूटी हुई थी। दिन भर की थकान के बाद सबने थोड़ा बहुत खाया और सो गए। लेकिन आधी रात को आना अचानक एक औरत के रोने की आवाज सुनकर और साथ पावे बाम या आवाज सुनकर जाग गई। उसने आंखें खोलीं और देखा कि उसके सारे दोस्त एक साथ उठकर बैठे हुए हैं। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था, खाली, बिल्कुल खाली। अगले ही पल वे एक एक करके वापस जमीन पर गिर गए। आना डर से जम गई। वो आवाज अब और भी साफ सुनाई दे रही थी। हिम्मत जुटाकर वह झोपड़ी से बाहर निकली। अचानक उसके सामने मशालों की रोशनी चमक उठी। उसने देखा एक औरत उस लाश को पकड़कर फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन वहां मौजूद किसी भी ग्रामीण को उस पर दया नहीं आ रही थी। उल्टा
वे उसे चुप रहने के लिए मजबूर कर रहे थे। और फिर उन्होंने उस आदमी की लाश को चोरी छिपे दफनाया। आना अभी इस दृश्य से बाहर भी नहीं निकली थी कि अचानक वो काली औरत उसकी तरफ मुड़ी और ऐसा लगा जैसे वो सचमुच आना को देख सकती हो। आना अचानक झटके से जाग गई। उसने देखा कि सुबह हो चुकी थी और उसके दोस्त सामान समेट रहे थे। सब लोग बिल्कुल नॉर्मल थे, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। किसी को भी पिछली रात की उन डरावनी घटनाओं की कोई याद नहीं थी। सब लोग वापस समुद्र किनारे आ गए और योयो के बॉयफ्रेंड का इंतजार करने लगे। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक ना कोई बोट आई और ना ही कोई मदद। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि किसी के फोन में नेटवर्क नहीं था। इसी दौरान लिली अपने मोबाइल की गैलरी देख रही थी। अचानक उसे कुछ अजीब तस्वीरें दिखाई दीं। वो तस्वीरें उसने कभी खींची ही नहीं थीं। फोटो में दिख रहा था कि पिछली रात सभी लोग लकड़ी की झोपड़ी के अंदर जमीन पर सो रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, फोटो में सभी लोग मौजूद थे। तो फिर तस्वीर खींचने वाला था कौन? आना का दिल और ज्यादा घबराने लगा। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि पिछली रात जो कुछ उसने देखा था वो कोई सपना नहीं था। लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई। उसे डर था कि अगर सबको सच पता चल गया तो हालात और बिगड़ जाएंगे। उधर रिसोर्ट में योयो और उसका बॉयफ्रेंड अभी भी आराम से खाना पीना और मौज मस्ती कर रहे थे। उसका बॉयफ्रेंड जानबूझकर ऐना और उसके दोस्तों को लेने नहीं जा रहा था। वो चाहता था कि वे लोग थोड़ा और परेशान हों। तभी रास्ते से गुजरते हुए बोट कैप्टन ने उनकी बातें सुन लीं। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसने कई बार आना को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाया। आखिर में उसने एक मैसेज भेजा, जो भी हो जाए रात में उस गांव में मत रुकना। लेकिन द्वीप पर नेटवर्क ही नहीं था। वो चेतावनी कभी उन तक पहुंच ही नहीं सकी। सूरज ढलने लगा। मजबूरी में आना और उसके दोस्तों को फिर उसी वीरान गांव में लौटना पड़ा। सब पहले से डरे हुए थे, लेकिन एरिक अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। आधी रात को उसने चुपके से योयो को जगाया। दोनों अकेले जंगल की तरफ निकल गए। वे ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहां कोई उन्हें देख न सके। तभी एरिक का पैर एक अजीब पत्थरों के ढेर से टकरा गया। पत्थर बिखर गए और उसी पल आना फिर से एक भयानक दृश्य देखने लगी। उसके सामने 200 साल पुराना अतीत जीवित हो उठा। गांव वाले मशालें लेकर एक काले रंग की औरत का पीछा कर रहे थे। लेकिन अचानक उस औरत के अंदर कोई भयानक शक्ति जाग गई। वो पागलों की तरह गांव वालों पर टूट पड़ी। एक एक करके लोग मरने लगे। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव लाशों से भर गया। अगले ही पल आना डरकर वास्तविक दुनिया में लौट आई। उधर जंगल में एरिक वापस जाने ही वाला था कि अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया और घसीटते हुए अंधेरे में ले गई। योयो का डर से बुरा हाल हो गया। वो किसी तरह भागती हुई वापस झोपड़ी पहुंची और सबको जगाया। सभी लोग पूरी रात जंगल में एरिक को खोजते रहे, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। उन्हें नहीं पता था कि एरिक को एक गुफा में ले जाया जा चुका था। उसका शरीर बेलों से बांधकर पत्थर की वेदी पर लिटा दिया गया था। अंधेरे में एक चुड़ैल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। एरिक चीख चीख कर मदद मांग रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। सुबह होते होते सबकी उम्मीद टूटने लगी। उन्होंने फैसला किया कि पहले किसी तरह इस द्वीप से निकलेंगे, फिर लोगों को लेकर वापस आएंगे और एरिक को ढूंढेंगे। लेकिन जैसे ही वे समुद्र किनारे पहुंचे, उन्हें दूर से बोट कैप्टन की स्पीड बोट आती दिखाई दी। सभी के चेहरे पर उम्मीद लौट आई। लेकिन अगले ही सेकंड किनारे पहुंचने से पहले ही स्पीड बोट में जोरदार धमाका हुआ। पूरी बोट आग के गोले में बदल गई। बोट कैप्टन भी उसी के साथ समुद्र में गायब हो गया। अब किसी को कोई शक नहीं रहा। ये द्वीप उन्हें यहां से जाने ही नहीं देना चाहता था। तभी केट को एक बात याद आई। सारी मुसीबतें तब शुरू हुई थीं जब एरिक ने गांव के प्रवेश पर बंधी हुई रस्सी खोली थी। सब लोग तुरंत वापस गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। उन्होंने रस्सी फिर से बांधी। जिन पत्थरों और लकड़ी के पुतलों को उन्होंने छेड़ा था, उन्हें भी पहले जैसी जगह पर रख दिया। लेकिन तभी आना की नजर पत्थरों के एक ढेर पर जाकर रुकी। उसे याद आया कि अपने सपने में उसने देखा था, यहीं कहीं उस आदमी की लाश दफनाई गई थी। सबने मिलकर मिट्टी खोदनी शुरू की। कुछ देर बाद उन्हें सचमुच एक इंसानी खोपड़ी मिल गई। जैसे ही आना ने उस खोपड़ी को छुआ, एक और याद उसके दिमाग में कौंध गई। 200 साल पहले इस द्वीप पर मौली नाम की एक लड़की रहती थी। वो एक बाहरी आदमी से प्यार करने लगी थी। दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे और साथ मिलकर द्वीप छोड़ने की योजना बना रहे थे। लेकिन गांव के नियम बेहद सख्त थे। स्थानीय लड़कियां किसी बाहरी व्यक्ति से प्यार नहीं कर सकती थीं। गांव वालों का मानना था कि बाहरी आदमी इस द्वीप के लिए विनाश लेकर आएगा। उन्होंने जबरदस्ती दोनों को अलग करने की कोशिश की। झगड़े के दौरान उस आदमी का सिर एक पत्थर से टकराया और वह मौके पर ही मर गया। सच्चाई छुपाने के लिए गांव वालों ने उसकी लाश यहीं दफना दी और मौली को मजबूर किया कि वो सब भूल जाए। लेकिन मौली सब कुछ खो चुकी थी, अपना प्यार, अपना भविष्य और जीने की वजह भी। वो अकेली एक गुफा में चली गई। वहां उसने अपनी आत्मा एक अंधेरी शक्ति को समर्पित कर दी। धीरे धीरे वो एक भयानक चुड़ैल बन गई। फिर एक रात
वो वापस गांव लौटी और उसने पूरे गांव का नरसंहार कर दिया। बाद में एक शक्तिशाली तांत्रिक इस द्वीप पर आया। उसने विशेष रस्सियों और पत्थरों के जादुई घेरे से मौली को हमेशा के लिए कैद कर दिया। अब आना को सब समझ आ चुका था। असल में उन्होंने ही गलती से उस सील को तोड़ दिया था और मौली को दोबारा आजाद कर दिया था। अगर उन्हें जिंदा यहां से निकलना था तो उन्हें मौली की उस गुफा को ढूंढना होगा जहां उसने पहली बार काला जादू किया था, क्योंकि वही इस श्राप की शुरुआत थी और शायद उसी जगह इस श्राप को खत्म करने का रास्ता भी छिपा हुआ था।